हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और जुलाई 2013 एक ट्रेन 2900 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए वाशिंगटन सिटी की ओर आ रही होती है। तभी ट्रेन का पहिया पटरी से उतर जाती है और देखते ही देखते ट्रेन ही पलट जाती है। इस ट्रेन में लोड किया गया था 6 प्लेन के ढांचे, जो लुढ़कते हुए नदी में जा गिरता है। आखिर प्लेन बनाने वाली कंपनी इतनी दूरी से पार्ट्स को क्यों मंगवाया? आखिर कितना मुश्किल होता है इन प्लेन को बनाना, जिसकी वजह से उन्हें दुनिया भर से पार्ट्स को ऑर्डर करके वाशिंगटन लाना पड़ता है। आइए इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं विस्तार से आज के इस वीडियो में। दोस्तों, जब कभी भी किसी एयरपोर्ट में हम प्लेन को देखते हैं तो हमें प्लेन का एक कंप्लीट ढांचा दिखाई देता है। एक ऐसा ढांचा जहां पर प्लेन का विंग्स है, टेल है, इंजन है, कॉकपिट है, एक कंप्लीट ढांचा तैयार है। लेकिन हम ये अंदाजा भी नहीं लगा पाते कि इसके पीछे की क्या कहानी है। फॉर एग्जाम्पल, इस बोइंग 737 को लगभग 5 लाख टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया है। वहीं बोइंग 777 जैसे प्लेन्स को बनाने के लिए 30 लाख टुकड़ों को एक साथ जोड़ा जाता है, तब जाकर इस तरह का प्लेन तैयार होता है। पर आखिर ये सब होता कहाँ है और कैसे? ये है वाशिंगटन। यहाँ पर करीब 70 सालों से मौजूद है बोइंग रेंटन फैक्ट्री। उन दिनों यहाँ बोइंग C-97 प्लेन बनाया करती थी। ये फैक्ट्री 11 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें कि एक रनवे भी शामिल है। यहाँ से प्लेन बन जाने के बाद इसी रनवे से टेक ऑफ करके डायरेक्ट डिलीवरी के लिए निकल जाता है। शुरुआती दौर में बोइंग कंपनी के लिए सबसे बड़ी समस्या ये नहीं थी कि प्लेन को डिलीवर कैसे किया जाए, बल्कि समस्या प्लेन के ढांचे को यहाँ तक लाने की थी। बोइंग के पार्ट्स को हजारों किलोमीटर दूर से मंगवाना पड़ता था, जो ज्यादातर शिप्स के माध्यम से या फिर बाय रोड लाया जाता था। लेकिन इस सब में एक लिमिटेशन ये थी कि एक ट्रक एक बार में सिर्फ एक ही ढांचे को ला सकता था, और रोड में अगर कुछ अड़चन आ गई, टायर पंचर हो गया या टायर ब्लास्ट हो गया या फिर ट्रैफिक में फंस गया, इस तरह के बड़ी गाड़ियों को घूमने के लिए भी बहुत बड़ी जगह चाहिए। उतनी जगह अगर अवेलेबल नहीं है, तब भी इसके डिलीवरी में प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं थी जो बोइंग कंपनी को प्लेन के ढांचे को वाशिंगटन लाने में फेस करना पड़ रहा था। अब तक यहाँ बोइंग 737 का बनना शुरू नहीं हुआ था। बोइंग को पता था कि अगर एविएशन में उसे एक लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो प्रोडक्शन को हाई करना पड़ेगा और दुनिया को एक आइकॉनिक प्लेन बनाकर देना पड़ेगा। और यहीं पर एंट्री होती है बोइंग 737 की। इस प्लेन में तो वैसे 5 लाख पार्ट्स को जोड़ना था, जिसमें लाखों छोटे छोटे पार्ट्स थे जिन्हें आराम से डिलीवर तो किया जा सकता था। लेकिन बस एक दिक्कत थी प्लेन के मेन ढांचे की, यानी कि इसके फ्यूजलेज की, जिसे 2900 किलोमीटर की दूरी से वाशिंगटन लाना था। इन ढांचों को विचिता में बनाया जा रहा था। हालांकि वहां से बड़े कार्गो प्लेन्स में लोड करके आराम से वाशिंगटन लाया जा सकता था। इवन अभी भी लाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया क्योंकि वो कार्गो प्लेन भी ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 प्लेन के ढांचे को ला सकता था। ऐसे में इस प्रोसेस में खर्चा भी बहुत अधिक था और बहुत कम मात्रा में प्लेन के ढांचे की डिलीवरी हो पा रही थी। यहाँ पर बोइंग ने रेल मार्ग बनाने का काम शुरू किया, जो कुछ ही सालों में कंप्लीट हो गया। इसके बाद सारे बड़े बड़े फ्यूजलेज को ट्रेन के माध्यम से बोइंग के फैक्ट्री रेंटन में लाया जाने लगा। ट्रेन से लाना एक बेहद ही स्लो प्रोसेस था, लेकिन अच्छी बात ये थी कि एक बार में दर्जनों ढांचों को फैक्ट्री तक आराम से पहुंचाया जा सकता था। ट्रेन के इस्तेमाल से बोइंग का बहुत सारा खर्चा बचने लगा। साल 1952 में बोइंग 707 बनाया गया। ये इसकी तस्वीर है। साल 1963 में 727 का निर्माण किया गया। इसके बाद साल 1967 में इंट्रोड्यूस किया बोइंग 737 को, जो आज भी इतने सालों बाद आसमान में उड़ते हुए नजर आ जाता है। यूं तो प्लेन को बनाने में 1 से 2 सालों का वक्त लग जाता है, पर इस पूरे प्रोसेस को मैंने 8 स्टेप्स में बांटा है। पहला स्टेप, फ्यूजलेज को वाशिंगटन में स्थित रेंटन फैक्ट्री तक पहुंचाना, जिसे एरो सिस्टम्स बनाती थी। ये फ्यूजलेज के अलावा पाइलॉन्स, इंजन के कुछ अटैचमेंट्स भी बनाती है, जिसे ट्रेन के जरिए ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर हाइड्रोलिक्स की मदद से इन भारी भारी फ्यूजलेज को सावधानी से उतारा जाता है और एक ट्रक में लोड करके इसे फैक्ट्री के अंदर ले जाया जाता है। यहाँ पर आगे का काम भी शुरू हो जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक सिस्टम को इंस्टॉल करना, हाइड्रोलिक्स को फिट करना हो, बॉडी को इंसुलेट करना हो। इस तरह का काम शुरुआती दौर में किया जाता है। इसके बाद प्लेन के डोर को भी फिट किया जाता है। ये सब करने में ऑलमोस्ट 1 सप्ताह का वक्त लग जाता है। इसके बाद ये प्लेन अगले पड़ाव के लिए निकल जाता है। एक प्लेन बिना विंग्स के नहीं उड़ सकता, इसलिए दूसरे स्टेप में विंग्स को ही मजबूती से फिट किया जाता है और ये विंग्स बोइंग कंपनी खुद अपने फैक्ट्री में ही बनाती है। लेकिन इस विंग में भी बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं
जैसे कि फ्लैप्स, विंगलेट्स, स्पॉयलर्स, एलिरॉन्स, ये सारे अलग अलग जगहों से बन के आती है। जैसे कि विंगलेट जो प्लेन के विंग के आखिरी छोर में लगा होता है, उसे यूके से सप्लाई किया जाता है। खैर, ये सब अलाइन करने के लिए फैक्ट्री के अंदर बड़े बड़े क्रेन्स होता है जो भारी से भारी वजनदार चीजों को भी बड़े ही सटीक तरीके से उठाकर धीरे धीरे मूवमेंट करा सकता है। ये सब करने में लगभग और 1 सप्ताह का वक्त भी लग सकता है। इसके बाद प्लेन तीसरे पड़ाव में आ जाता है। इस तीसरे पड़ाव में प्लेन के लैंडिंग गियर को फिट किया जाता है। बात करें बोइंग 737 के लैंडिंग गियर की, तो इसका लैंडिंग गियर दुनिया के सभी एयरक्राफ्ट से अलग होता है, क्योंकि इसका व्हील क्लोज होने के बाद भी हवा में एक्सपोज रहता है, बाहर ही रहता है। ये धरती पर 40 डिग्री सेल्सियस की गर्मी को भी झेलता है और 35,000 फीट के एल्टीट्यूड में -40 डिग्री सेल्सियस के कड़ाके की ठंड को भी झेलता है। यानी कि टेक ऑफ के बाद इसके प्लेन का टायर लगभग 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के उतार चढ़ाव को झेलता है। इसके अलावा ये भारी भरकम प्लेन के ढांचे को भी झेलता है, इसलिए इसके लैंडिंग गियर को ढेर सारे टेस्ट से होकर गुजरना पड़ता है, तब जाकर इसका इंस्टॉलेशन किया जाता है प्लेन में। अगला पड़ाव, प्लेन में टेल को फिट करना। प्लेन के टेल में 2 मुख्य कंपोनेंट्स होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्टेबिलाईजर, जो प्लेन को लेफ्ट, राइट और अप डाउन करने में मदद करता है। हॉरिजॉन्टल स्टेबिलाईजर को कोरिया से और वर्टिकल स्टेबिलाईजर को जापान से मंगवाया जाता है। इन सभी को बड़े ही सावधानी और मजबूती के साथ प्लेन से अटैच किया जाता है, क्योंकि ये प्लेन को कंट्रोल करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। ऑलमोस्ट 20 दिनों के बाद वक्त आ जाता है चौथे पड़ाव की। यहाँ पर प्लेन में इंजन को फिट किया जाता है। बोइंग कंपनी ने CFM इंटरनेशनल से पार्टनरशिप किया है। ये एक इंजन बनाने वाली कंपनी है जो ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और US में भी है। यहाँ पर आने वाला ज्यादातर इंजन US मेड ही होता है। बोइंग खुद इन इंजन्स की टेस्टिंग करता है और ढेर सारे जांच के बाद इसे प्लेन के विंग्स में फिट कर दिया जाता है। उधर दूसरे जो इंजीनियर है वो प्लेन के इंटीरियर के काम को जारी रखता है, जैसे कि प्लेन के अंदर सीट्स लगाना, वायरिंग को कवर करना, लगेज स्टोरेज को फिट करना, सीट्स लगाना, प्लेन में विंडो इंस्टॉल करना और कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स जैसे प्लेन के कॉकपिट को तैयार करना, सारे इलेक्ट्रिक सिस्टम की टेस्टिंग करना, सारे पार्ट्स की कनेक्टिविटी हाइड्रोलिक के साथ लिंक करना। ये सब कुछ होने के बाद प्लेन 5वें पड़ाव पर आ जाता है। यहाँ पर प्लेन को उड़ा के देखा जाता है ताकि ये पता चल सके कि जितने भी पुर्जों को जोड़ा गया है वो सब सही से काम कर रहा है या नहीं। इस वक्त प्लेन का कलर कुछ ऐसा होता है, ये आपको दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा सिवाय बोइंग के फैक्ट्री के। इसका इनिशियल कलर ग्रीन ही होता है। अगर आपको ये प्लेन उड़ते हुए दिखाई दे रहा है तो आप समझ जाना कि आप बोइंग के फैक्ट्री के आसपास हो और जो प्लेन उड़ रहा है वो 5वें पड़ाव पर पहुंच चुका है और अभी इसकी टेस्टिंग हो रही है। इस टेस्ट में पास होने के बाद प्लेन 6ठे पड़ाव में पहुंच जाता है। यहाँ पर प्लेन को पेंट किया जाता है। प्लेन को एयरलाइन कंपनी के हिसाब से पेंट किया जाता है। प्लेन किस एयरलाइन कंपनी का है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो सब कुछ ध्यान में रखते हुए प्लेन को पेंट किया जाता है। पेंट करने के बाद इसे रनवे की ओर ले जाया जाता है। इसके बाद ये अपनी पहली उड़ान भर के अपने एयरलाइन कंपनी के पास पहुंच जाता है जिसने इस प्लेन को ऑर्डर किया है। इसके बाद मेरे और आपके जैसे लोग इस तरह के प्लेन में सफर करते हैं। इतना सब कुछ करने में लगभग 1 साल का वक्त लग सकता है। हालांकि इसमें लगभग 36,000 लोग काम करते हैं और प्लेन का प्रोडक्शन इतना तेज होता है कि हर 1 से 2 दिन में एक प्लेन बनाया जा सकता है। ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि प्लेन की रिक्वायरमेंट कितनी है। तो ये था प्लेन का बनने का पूरा प्रोसेस। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।